हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग। हम लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स की, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। आई हैव पिक्ड अप द फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ स्पेसिफिकली हम लोग इस वाली सीरीज के अंदर कवर करेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर फैमिली लॉ, स्पेशली फैमिली लॉ 2 मुस्लिम लॉ जो है वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम्स को लिख रहे हैं तो प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। ये सीरीज में मेरा इंटेंशन है कि मैं आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर दूं। हो सकता है कि अभी आपके सेमेस्टर में क्लासेस ऑफलाइन ना हो, ऑनलाइन ही आपको पढ़ना पड़े, एंड दिस इज समथिंग वेरी न्यू। तो नई चीजें हैं, अगर उसमें एक कंसेप्ट का बेस बन जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, तो आई एम वेरी श्योर कि आप अपने सेमेस्टर्स बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सो आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फैमिली लॉ मुस्लिम लॉ से। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स देखेंगे कि हु आर मुस्लिम्स। जब कभी भी आप हिंदू लॉ भी पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहली बात ही की जाती है कि हु आर हिंदूज, है ना। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हु आर मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के स्कूल्स कौन कौन से हैं। हालांकि इस पूरी सीरीज के अंदर हम बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने किए हैं और हम उसको बनाएंगे, जैसे कि मुस्लिम मैरिजेस कैसे की जाती हैं, तलाक के कौन कौन से टाइप हैं, इद्दत क्या होता है, मुता मैरिज क्या होता है, मेहर कैसे दिया जाता है, डावर क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स बहुत अच्छे तरीके से हम कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हु आर मुस्लिम। तो बेसिकली तो आप सबको पता है कि कोई भी जो रिलीजन है, ठप्पा तो किसी के लगा नहीं है ना। जो रिलीजन है बेसिकली वो सबसे पहले तो इधर बाय बर्थ और बाय ओरिजिन, जहां पे उसका जन्म होता है, जो उसका ओरिजिन है, यदि वो मुस्लिम परिवार है और इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, देन ही और शी विल बी कॉल्ड अ मुस्लिम। सेकेंड, ऑफ कोर्स बाय रिलीजन और बाय कन्वर्जन, कि जो इस्लाम धर्म को मानता है, जिसने अपना कन्वर्जन कर लिया है, चाहे वो पहले किसी भी धर्म का था, अब उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है, he also will be called as a Muslim. Next is according to शरीयत। अभी मैं बताऊंगी आपको बहुत अच्छा डिटेल में कि शरीयत होता क्या है, ठीक है, ताकि आप ऐसे वर्ड्स में, जब आपके पास सेमेस्टर में ऐसी ऐसी नई नई चीजें आए तो आप फंसे ना। हमारे साथ भी होता था कि हम जब नई नई चीजें पढ़ते थे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था कि व्हाट दीज वर्ड्स डज मीन। सो आई एम वेरी श्योर कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको नए नए वर्ड्स बहुत अच्छे से समझा दूं, ताकि आप कहीं फंसे ना, आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू शरीयत even one of the parent is Muslim, the child will be Muslim। तो शरीयत ये कहता है, शरीयत एक तरीके से आप मानिए कि एक कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड एक्ट है, जो कि जिसको सारे, सबको, जितने भी मुसलमान हैं, सबको, जो भी इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनको वो मानना पड़ता है, ठीक है। तो शरीयत एक तरीके का कोडिफाइड लॉ है। 1937 में इसको लागू किया गया था, 7 अक्टूबर 1937 को। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये कह रहा है कि शरीयत के हिसाब से यदि एक भी पेरेंट, एनी ऑफ वन ऑफ द पेरेंट इज मुस्लिम, then the child would be Muslim. But it has seen under Hindu law, if one of the parent is Hindu and the other is Muslim, if the child is brought up as a Hindu, the child will be Hindu। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें कही कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है। ये कह रहा है कि यदि एक पेरेंट मुसलमान है और एक पेरेंट हिंदू है, और बच्चे की जो परवरिश है वो हिंदू के हिसाब से की गई है, बच्चे की जो परवरिश है, उसको जो संस्कार दिए गए हैं वो हिंदू के हिसाब से दिए गए हैं, तो द चाइल्ड विल बी हिंदू, द चाइल्ड विल नॉट बी मुस्लिम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो ये बेसिकली चीज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि हु इज मुस्लिम, जो कि पूछेगा ही पूछेगा, बेसिक सी बात है, हु इज मुस्लिम आपको पहले डिफाइन करना होगा, तभी आप किसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कुरान है, हदीस है, इजमा है, कियास है, लेकिन ये सब याद कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इस सब का बैकग्राउंड बताना चाहूंगी, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये सारी बातें तो आपको किताबों में मिल जाएंगी, है ना, लेकिन इनको याद करने के तरीके इंपॉर्टेंट है। तो जरा समझते हैं, पुराने जमाने की बात है, पहले क्या हुआ करता था, जब मोहम्मद प्रॉफिट जिन्होंने इस्लाम शुरू करा,
उस जमाने में वो माना जाता है कि ही वॉज द गॉड, राइट। उनको मान लेते हैं ये ही वॉज द मोहम्मद प्रॉफिट। अब इनको जो था एक तरीके से he was the one who was taking care of all Islam, he was the one who has initiated all the traditions and everything, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर इस्लाम शुरू हुआ है, यदि यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, तो इससे पहले क्या था? तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो भी इनको भगवान ने कहा, जो कुछ भी इनको भगवान ने कहा, उसको एनक्रिप्टेड रूप में, एनक्रिप्शन के रूप में, उसको लिखित रूप में इन्होंने लिख दिया। कहां पर? कुरान में, ठीक है। उन्होंने लिख दिया, लोगों ने लिख दिया। ये इस तरीके से इसको एनक्रिप्शन किया गया। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी भगवान ने कहा, किसको? मोहम्मद प्रॉफिट को, वो लिखा गया है कुरान में। तो कुरान में is one of the major source of Islam, okay, one of the major source of the traditions। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मोहम्मद प्रॉफिट ने खुद कही, अपने आप से कही, ठीक है। अपने आप से उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये बातें हैं, वो बातें हैं जो उन्होंने खुद कही। उन बातों को हम कहते हैं हदीस। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा। बहुत सारी जगह आपको हदीस का रेफरेंस देना पड़ेगा कि हदीस के हिसाब से ऐसा हुआ है, हदीस के हिसाब से ऐसा हुआ है। तो हदीस हम ये कह सकते हैं, सिंपल हदीस आर दी थिंग्स व्हिच आर सेड बाय मोहम्मद प्रॉफिट। और कुरान तो बेसिक है ही है। कुरान तो इज लाइक एवरी इस्लाम, एवरी मुसलमान, एवरी मुस्लिम पर्सन फॉलोज दैट इज द फेथ, ओके। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि हमारे पास उस जमाने में क्या हुआ करता था, पेपर नहीं था, सब कुछ अरबी में था, और अरब की बात कर रहे हैं हम। तो तब लोगों के पास पेपर नहीं था। अगर लोगों ने कोई फेथ की बात को कोई कंक्लूजन दिया भी है, कुछ कहा भी है कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो देयर वर नो स्पेसिफिक वेज टू राइट इट डाउन, देयर वर नो स्पेसिफिक वेज कि हम उसको कहीं पर कह सके कि हाँ ये ऐसा है। अगर बहुत सारे स्पेसिफिक तरीके नहीं थे तो बहुत लोगों की मिलजुल कर जो राय बनी, कंसेंसस ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द लॉ और द कम्युनिटी, उसको कहते हैं इज्मा। तो बहुत बार लोगों ने इसको भी सोर्स माना कि भैया ये सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर उसके कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं मिले, कोई भी हमारे पास कोई प्रॉपर उसके एविडेंसेस नहीं मिले कि ये चीज ऐसे ही की जाती है, ये ऐसा ही होना चाहिए, तो हमने क्या करा कि हमने उसकी एनालॉजी लगाई, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। हम उसके बाद किसी डिड्यूसिबल चीज पे आए और हमने उसको भी एक सोर्स माना, उसको कहते हैं क्यास, ठीक है। सो आप पढ़ सकते हैं, जैसे साफ लिखा है दैट कलेक्शन ऑफ रूल्स or principle deducible by the methods of analogy and interpretation। सिंपल समझ आ गया। तो there are 4 sources of Muslim law, 4 sources हैं मुस्लिम लॉ के मेजरली, दैट इज कुरान, हदीस, इजमा और कियास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन क्या कह रहा है मुझसे, दो मुस्लिम लॉ इन इंडिया इज नॉट कोडिफाइड, है ना, इसको कोडिफाइड नहीं किया गया है, yet some aspects have been regulated by the legislature। कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो लेजिस्लेचर चलाता है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत, जो मैंने अभी बताया कि शरीयत जो है, शरीयत के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो लिखी गई हैं। हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और लेजिस्लेचर का लॉ अलग है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल लॉ क्या होता है और पर्सनल लॉ पर्सनल क्यों कहा जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पर्सनल लॉ में ही देखी जाएंगी, हमारे नॉर्मल लॉज में नहीं देखी जाएंगी। ऐसा क्यों किया जाता है, अभी बात करते हैं हम उस बारे में। और देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे लेजिस्लेचर काम कर रहा है। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया गया 1939 में। शरीयत का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे पढ़िए जरा। शरीयत मीन्स द कैनन लॉ ऑफ इस्लाम ऑफ टोटलिटी ऑफ अल्लाहस कमांडमेंट्स, है ना।
हमने क्या करा कि हमने जगह जगह से लेकर उसको कहीं पर एक जगह लिख दिया, जिससे कि उसको बाद में पढ़ने में आसानी रहे, उस एक्ट को समझने में आसानी रहे। इट इज कोडिफाइड, वैसे कुछ भी कोडिफाइड नहीं है। अब हम बात करते हैं जरा कि पर्सनल लॉ होता क्या है। जैसे कि हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजों में हम चाहते हैं कि लेजिस्लेचर या फिर कोई भी कानून उसका हिस्सा ना बने, ये हम अपने रिलीजन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये हम अपनी होली बुक से डिराइव करके चलाना चाहते हैं। तो पर्सनल लॉज में 4 चीजें देखी जाती हैं। कौन कितनी 4 चीजें देखी जाती हैं? 4 चीजें देखी जाती हैं पर्सनल लॉज में। मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब सक्सेशन। ये 4 चीजें पर्सनल लॉज के हिसाब से देखी जाएंगी। अब पर्सनल लॉज क्योंकि वो रिलीजियसली डिराइव किया जाता है, होली बुक से डिराइव किया जाता है, तो मुस्लिम लॉ में भी पर्सनल लॉज होते हैं, हिंदू लॉ में भी पर्सनल लॉज होते हैं, क्रिश्चियन में और अलग अलग रिलीजन में पर्सनल लॉज दिए जाते हैं। तो ये पर्सनल लॉ, इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट, यदि मुझे मुस्लिम मैरिज की बात करनी होगी, मुस्लिम डिवोर्स की बात करनी होगी, मुस्लिम अडॉप्शन की या सक्सेशन की बात करनी होगी, तो मैं उनके पर्सनल लॉज को रेफर करूंगी, ना कि हमारे जो ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्मली कोडिफाइड लॉ है उनको। मैं पर्सनल लॉज को तवज्जो दूंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पर्सनल लॉ, द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल लॉ। आगे क्या कह रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी हो सकती है। क्या कह रहा है? द शरीयत एक्ट 1937 7 अक्टूबर को इसको लाया गया। कब लाया गया? 7 अक्टूबर को एनैक्ट किया गया। उसके बाद provides a statutory recognition to the rule of Islam that applies to all who professes the religion of Islam, ठीक है, who professes the religion of Islam. It makes Muslim law applicable expressly to all Muslims. Basically हमें यही समझना है जब हमसे पूछा जाता है सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं और हु आर मुस्लिम्स, तो आपके पास करीबन हो सकता है 8 नंबर का या 12 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आ जाए। सिंपली वो पूछ रहे सकता है आपसे कि हु आर मुस्लिम्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्ट्स एज वेल एज सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, जिसके अंदर अभी हम लोग आगे देखेंगे अगले वाले लेक्चर्स के अंदर कि जब हम सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉज की बात करते हैं तो हमने 2 डिवीजन किए हैं, शिया और सुन्नी। वो शिया और सुन्नी का डिवीजन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। सो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सबको ज्ञान बांटे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करेंगे, शिया और सुन्नी का डिवीजन कैसे हुआ, ठीक है। बाय बाय।